हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की बुक यूपीट्रिपलएससी पीईटी के लिए जो उन्होंने पब्लिश करी है। इसमें ऑलरेडी मैंने टॉपिक नंबर 1 भारत का इतिहास ख़त्म कर दिया था। अब ये टॉपिक नंबर 2 है, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पीईटी के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक में बेसिकली दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, सबको पता है। 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो A.O. ह्यूम ने पहले इंडियन नेशनल यूनियन बनाया 1884 में। इस यूनियन ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे जो नाम रखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। तो इस टाइप के जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन A.O. ह्यूम ने कब किया? तो 1884 में किया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। यूपी PCS में भी क्वेश्चन आया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था सबसे पहली बार? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इस गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, सबको पता है। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन में पढ़ा था कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रगान है उसको गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दिसंबर 27 1911 कलकत्ता में। ठीक है, अब एक ही देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1916 में हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ था, किसके बीच? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इसी तरह इन्होंने थोड़ा ट्रांसलेशन अजीब सा है, लेकिन क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। कहाँ? महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में, कहाँ? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी। बेलगांव कहाँ है? मेरे ख्याल से शायद कर्नाटका में है। कर्नाटका में
बेलगांव में सबसे एक बार केवल महात्मा गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो अभी हमने ऊपर देखा 1924 बेलगांव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1924। ठीक है, देख लीजिए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन 3 बार। क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1938 और 1939 में भी जीता था, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, मतभेद किसके साथ थे? महात्मा गांधी जी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 12, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1939 का चुनाव भी सुभाष चंद्र बोस ने जीता, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतभेद थे उनके महात्मा गांधी जी के साथ। तो जब सुभाष चंद्र बोस उन्होंने जब दे दिया इस्तीफा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। तो ये भी इनका भी नाम याद करना है कि किन को हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक है, गांधी जी से मन मुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की? बदरुद्दीन तायब जी ने। ठीक है, तीसरा ईयर था शायद। सर्वप्रथम बदरुद्दीन तायब जी ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जो कि तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन वर्ष 1905 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की थी? तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे स्टार मार रखा है, लेकिन जो बहुत सारे मैंने भी थोड़ा सर्च करा गूगल वगैरह में, तो 19 जुलाई 1905 को सही माना गया है। ठीक है, आयोग, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। यद्यपि कुछ सूत्रों में, जो सोर्सेस हैं, स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि 19 जुलाई 1905 को प्राप्त हुई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड कर्जन था। यूपीटीपीएलसी ने संशोधन उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आयोग ने कह दिया है, वो भी रिवाइज्ड आंसर की में, कि इसका आंसर बी है, तो हमें बी ही याद करना है 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, घटना चक्र कह रहा है कि 20 जुलाई 1905 को हुआ है, बहुत सारे सोर्सेस ये कह रहे हैं। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हमें 19 जुलाई 1905 वाला आंसर याद करके रखना है,
घटना चक्र से हमें मतलब नहीं है, जो आयोग कह रहा है वो ही सही है, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? ठीक है, क्या मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये तो था। बांटो और शासन करो की नीति, तो ये तो हमेशा अंग्रेज़ों ने भी अपनाई, हमारे आज के पॉलिटिशियंस भी अपनाते हैं कि हमें पहले बांटो आपस में और इसके बाद शासन करो। बिना हम बांटे शासन नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से वो बांटते हैं हमें। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, तो ये नहीं था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, तो ये भी एक बात को गलत है स्टेटमेंट, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, तो उनके हिसाब से सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना वो गलत लग रहा है। ठीक है, इधर पे यहाँ पे घटना चक्र का आंसर सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, SN बनर्जी ने, हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और आंदोलन स्टार्ट किया। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पे इन्होंने फिर 20 जुलाई लिखा है, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए भाई, 19 और 20 जुलाई दोनों दे रखा है, तो हमें 19 जुलाई ही चूज़ करना है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के नेतृत्व की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना करी। ठीक है, तो फिनिक्स नाम था इसका। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था, तो याद करने वाला फैक्ट है, ये हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन जो जगह है वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुँचे थे? तो 1893 में। ठीक है, हमने ऊपर देखा ना 1893, 24 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 8, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893 में हुआ इनके साथ ये इंसिडेंट। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन ये याद करके रखना है कि महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? हिंद स्वराज में। ठीक है,
महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज, और उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने बोला, संसद को बोला बांझ और बेस्या। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये एसएससी और यूपी से सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, ठीक है। वर्ष 1917 को बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच कराने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। क्वेश्चन नंबर 13, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो सबको पता है बिहार में। महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन जाएगा, ठीक है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है लुईस फिशर ने। जिसको ये पता है कि उनकी जीवनी लुईस फिशर ने लिखी है तो एक बार तुक्का मार सकता है बंदा इसमें। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के लिए एक युग का ही नाम बन जाएगा, जीवन के एक युग का ही नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग, स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। ये पूरा स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श ग्राम की स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श ग्राम की स्थापना की सिफारिश की, जहां पर लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। इसका आंसर है शौकत अली, ठीक है। बाल गंगा तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचलू, शौकत अली एवं अन्य लोग थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं इन्होंने, ये कहा है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। 20, क्वेश्चन नंबर 20, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा करी। क्वेश्चन नंबर 22,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे नमक कर है इसका आंसर। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया गया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? जो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो ये सभी सही हैं। ठीक है, गांधी जी ने 11 सूत्री चेतावनी दी किसको? गवर्नमेंट को, वायसराय को, कि भाई ये करो। तो ये जितने भी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं सब सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो BR अम्बेडकर कुछ मतलब रेयर पर्सनालिटीज़ में है जिन्होंने तीनों गोलमेज, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? BR अम्बेडकर, पहले भी हम देख चुके हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? सबको पता है, VD सावरकर ने। ठीक है, VD सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। वर्ष 1904 में VD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। VD सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत बन गया। महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है मित्र मेला। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष 1900 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जो कि इसमें इनका कहना है कि गलत है। 1904 ईस्वी में मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी से सुभाष चंद्र बोस एसोसिएटेड हैं। गदर पार्टी से लाला हरदयाल इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। मित्र मेला अभी हमने देखा, VD सावरकर। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था इंडिया में आके, तिलक ने भी किया था, तो मैचिंग होगी। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। चिटगांव विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दावी कहते हैं, के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, ये चारों नाम याद करने, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मैंने देखा तो चारों नाम पूछे गए थे, आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में
6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डम पार्क में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रेवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसके मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के प्रमुख या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? किंग्सफोर्ड हमने ऊपर देख लिया है। काकोरी संयंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1925 में हुआ था। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। काकोरी संयंत्र कांड, ठीक है, काकोरी एक्शन डे, अभी हमने देखा था लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसको काकोरी एक्शन डे बोला जाएगा। काकोरी एक्शन डे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हमने ऊपर देखा, वो शामिल था। क्वेश्चन नंबर 10, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, अभी मैचिंग एक आई थी उसमें मैंने बताया था हरदयाल गदर आंदोलन के नेता थे। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। लाला हरदयाल इसके मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। क्वेश्चन नंबर 11, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ठीक है। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया: लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रक्रमण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इलाहाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी संयंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर संयंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी इन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेता हैं, ना कि गरम। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा चाहा था, उसमें हमारे गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? नरमपंथी नेता हैं और समाज सुधारक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इन्हें लाहौर संयंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ज्ञातव्य है कि इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद जो रचना है वो हसरत मोहानी ने की थी। लेकिन हम इंडियन स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो हम इस नारे को भगत सिंह के साथ एसोसिएट करते हैं, बाकी ऑप्शन से तो बहुत दूर दूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अब देखिए यहाँ पे भगत सिंह ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हसरत मोहानी ने ही दिया था इस नारे को। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वे एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। फिर है निम्नलिखित का मिलान करें। क्वेश्चन पूरा ऊपर ही है तो सीधा आंसर ही देख लेते हैं इसका। राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी संयंत्र मामले से संबंधित हैं। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंदो घोष अलीपुर बम मामला, भगत सिंह लाहौर संयंत्र मामला। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास की जेल में 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसको मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। क्वेश्चन नंबर, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 1, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में, पहले देख चुके हैं हम। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबको पता है। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, सबको ही पता है इन्फॉर्मेशन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। रिपीटेड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? फिर से देखिए क्वेश्चन आया, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब करी? अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। अब आधुनिक भारत का इतिहास, विविध क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है? चित्तू पांडे। कौन है ये चित्तू पांडे? प्रश्नगत विकल्पों में से चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और विद्वान के.एम. मुंशी के निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना करी? तो के.एम. मुंशी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना करी। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के.एम. मुंशी द्वारा 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम। बाल विवाह अवरोध निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हर विलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? तो गहरा नीला। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए। भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग थी उसको इन्होंने मतलब अमान्य कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली आया, ठीक है। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है। तीनों नाम हमें याद करने हैं, कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। मतलब क्या EPFO का भी लास्ट ईयर पेपर हुआ तो उसमें ये तीनों नाम पूछे थे ऑप्शन में। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा करी, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित कवदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। क्वेश्चन नंबर 7, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? सबको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड थी वो वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? सबको पता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
10 मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। ये 1916 वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी आरओ में आ चुका है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, याद भी कर लीजिएगा। बीएचयू कब बना? 1916 में बना। वर्तमान में, ये छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करी थी? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया और टुकड़े किए गए। क्वेश्चन नंबर 13, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, तो ये गलत है। 1912 में दिल्ली की जो राजधानी थी, मतलब भारत की जो राजधानी थी, पहले कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली लेके आई गई कब? 1912 में, ना कि 1911 में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, तो ये बात तो सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की 1914 में, तो 1914 में नहीं, 1916 में की गई था, तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में, तो ये फैक्ट सही है। ठीक है, तो जो था वो सब इसमें दे रखा है मैंने। दो स्टेटमेंट उसमें एक तरीके से गलत हो गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 15, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1886 ईस्वी कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 3 बार उन्होंने अध्यक्ष चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? अभी हमने ऊपर देखा दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, लास्ट ईयर के पीईटी में क्वेश्चन पेपर में आया था ये क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। ठीक है, फिर है राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ठीक है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने देखा है। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। ठीक है, 1918 में समाप्त हुआ था। स्टार्ट कब से हुआ?
प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1941 में। फिर है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1965 में लड़ी गई थी। ठीक है, एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, नया क्वेश्चन है ये। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजीपीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिज़ाइनर कौन था? एडमंड लुटियन। ठीक है, बहुत बार न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ते रहते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? 1912, पहले हमने पढ़ चुके हैं इसको। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? सर मोहम्मद इकबाल ने। नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल और नाथूराम गोडसे। तो 4 भाई हो गए ये, नाथूराम गोडसे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आए? 1928 में। फिर है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। इसका आंसर शिमला है। क्वेश्चन नंबर 32, शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। ठीक है, शिकागो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है, चलिए थोड़ा पढ़ देते हैं इसके बारे में। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। फिर यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है तो सीधा देख लेते हैं। और रॉलेट एक्ट आया 1919 में, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में हुए और एल्बर्ट बिल 1883 में आया। फिर है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ये लाहौर में किया गया था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था, जिसे लाल कुर्ती, रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 37, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 38, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में क्या थे? रक्षा के प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये क्लीमेंट एटली का स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 29 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज ब्रिटिश 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 तक था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा, ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था, तो इसको संसद, ठीक है, संसद संविधान सभा की संसद में इन्होंने ये दिया था, नियति से वादा वाला फेमस स्पीच। ये मेरे ख्याल से अभी पीसीएस में भी आया है लास्ट ईयर या इससे पिछले साल वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट पेज था, यहीं तक था इसमें जो था। तो कुल मिला के मैंने ये वाला सब्जेक्ट भी आपका ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। तो एक तरह से हमने 10 मार्क्स का सिलेबस कवर कर लिया है, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हमें अपने आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है। देखिए, लूसेंट एक बहुत अच्छा सोर्स है। यदि आपके पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट कर दो और सिलेबस के जो टॉपिक दिए हैं बस उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं हमको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।